तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम एनईपी 2020 को देखेंगे जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी को अभी पीडीएफ बनाया जा रहा है सीटेट के लिए, जो नए पैटर्न पर आधारित होगा। वो आपको कुछ दिनों बाद पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आज के सेशन में हम वीडियो के माध्यम से एनईपी 2020 को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये एनईपी 2020 का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। और एनईपी 2020 का फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यहाँ से मुख्य पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। एनईपी निर्माण के लिए जून 2017 में, कब? जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये भी प्रश्न पूछा जाता है किसकी अध्यक्षता में? तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो के कस्तूरी रंगन। और कब से इसको बनाने के लिए तैयार किया गया? तो 2017। और कब बनकर के मसौदा तैयार हुआ? तो 2019 में। आगे देखते हैं। अच्छा, आज का सुविचार है, जो आदमी दूसरों की सिचुएशन को नहीं समझ सकता वो रिश्ता क्या निभाएगा? रिश्ता निभाने के लिए केवल अपना मकसद नहीं होना चाहिए। जो और एनईपी 2020 में पहले एमएचआरडी जो था उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये भी कई प्रश्नों में कई एग्जाम में पूछा गया है। तो एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम इस समय कर दिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। और अब तक यह 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? तो 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति बनाई गई थी 1986 में। और तीसरी शिक्षा नीति कौन सी है? तो एनईपी 2020। हालांकि छोटे छोटे सुधार होते गए, लेकिन अगर कहा जाएगा एनईपी 2020 कितनी बड़ी, कोई जो है अब तक कोई शिक्षा नीति नहीं थी। ये जो तीसरी शिक्षा नीति एनईपी 2020 की है, यह सबसे बड़ी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य के सहयोग से शिक्षा पर कितना खर्च करने की बात की गई है? जीडीपी के 6%। ये बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा पर खर्च करने की जीडीपी का कुल 6% हिस्से के बराबर लक्ष्य रखा गया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्च करेगी। यानी जो है शिक्षा पर भारत में बहुत कम खर्च होता है। हालांकि एनईपी 2020 में 6% कहा गया, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की मंजूरी दी गई है। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 4 वर्षीय। यानी जो अब तक बीएड किए हैं, ये अगर 2030 तक पा गए नौकरी तो पा गए, नहीं तो इनकी डिग्री बेकार मानी जाएगी। 2030 के बाद एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया गया है। एनईपी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। और इसमें एनईपी 2020 में हर विशेष क्षमताओं वाले बच्चों की स्वीकृति, पहचान और उनके विकासशील प्रयास करना, ये शिक्षक और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे
बच्चों के अकादमी और अन्य क्षमताओं के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जा सके। अगर एनईपी 2020 की बात करोगे, ये संपूर्ण जो है सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है, यानी बच्चों का विकास कैसा हो, सर्वांगीण हो। ना रटन पर ध्यान देता है, ना ही कोई चीज़ जो है रिगिड पर, बल्कि यह सर्वांगीण विकास पर। सर्वांगीण विकास मतलब होता है मेंटली विकास, फिजिकली विकास, नैतिक विकास, सभी विकास को लेकर होता है। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। पहले क्या कर दिया जाता, घर वाले कहते बेटा मैथ लेना तो बेटा मैथ ही लेता था, साइंस लेना तो बेटा साइंस ही लेता था, बेटा तुम्हें आर्ट पढ़ना तो आर्ट ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन इस समय एनईपी 2020 ने यह कहा कि बच्चे की मर्जी है, जो सब्जेक्ट मन करे वो सब्जेक्ट ले सकता है, और जब सब्जेक्ट मन करे वो सब्जेक्ट छोड़ सकता है और दूसरे सब्जेक्ट को ले सकता है। ये सब बहुत अच्छी बातें कही गई हैं इसमें। और एनईपी 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना है। इसमें बच्चों को एफएलएन और भी कई सारी चीज़ें, इसमें प्रोग्रेस कार्ड, ये सब इसमें दिया जाने लगा है, जिससे ये है कि बच्चों को कम से कम 3 तक उसको छोटा मोटा पढ़ना लिखना गिनती ये सब आना चाहिए। ये सब बहुत अच्छी बातें कही गई है इसमें। और यह सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को क्या कर सके, हासिल कर सके। ये सब बातें जो है इसमें कही गई है। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविधयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास करना है। यानी इसमें एकीकृत शिक्षा की बात की गई है। क्या एकीकृत की शिक्षा की बात की गई है? यानी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए, तीसरा सब्जेक्ट भी एक दूसरे के अनुरूप होनी चाहिए, चौथा सब्जेक्ट भी एक दूसरे के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो वह एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होना चाहिए, इसी को कहते हैं एकीकृत। जैसे अगर बच्चा हिंदी जान रहा तो मैथ भी हिंदी की तरह होना चाहिए, इतिहास भी हिंदी की तरह होना चाहिए। क्या पता जो मैथ उर्दू में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, सामाजिक विज्ञान अपने भाषा में लिखा गया, तो ऐसा नहीं। जबकि एनईपी 2020 बातें क्या करता है, तो एकीकृत शिक्षा की बातें करता है। यानी सभी जो है शिक्षा जो भी देना हो सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो, यानी एक सब विषय दूसरे विषय को भी पढ़ने में सहायता प्रदान करे। अवधारणात्मक समाज पर जोर, इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल सोच पर जोर दिया गया है, ना कि रटंत पद्धति पर। और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई कराना ही नहीं है। अगर कहीं भी पढ़ाई के लिए परीक्षा के लिए पढ़ाई कराना, अंक के लिए पढ़ाई कराना, अच्छे अंक पाना है, दूसरे कंपटीशन कराना है, तो ये सब बातें जो है एनईपी 2020 नहीं मानती है। बच्चों को सिखाना है तो किस प्रकार सिखाना है, तो अवधारणात्मक समझ, यहाँ पे समाज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, तो समझ रहेगा। अवधारणात्मक समझ पर आधारित इनको ज्ञान देना है। रचनात्मक और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए जैसा पढ़ाना चाहिए। रचनात्मक यानी किसी भी चीज़ को हम कितनी बार से हल कर सकते हैं, किसी के बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार से सोच सकते हैं, कितने प्रकार से हम उनको पढ़ सकते हैं, कितने प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं, कितने प्रकार से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी बातें आती हैं रचनात्मक में। और तार्किक सोच यानी बच्चे किसी के बारे में या किसी चीज़ को कितने कितने प्रकार से सोच सकते हैं, कितने तार्किक रूप हो सकते हैं लॉजिकल थिंकिंग की। और तार्किक निर्णय लेने में, जैसे कोई भी बातें हो उसको तुरंत निर्णय ना लिया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, ऐसा बच्चों के अंदर विकास होना चाहिए। नैतिकता
मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, यानी बच्चों के अंदर नैतिकता तो आ जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे बच्चों के अंदर क्या आ जाए, नैतिकता आ जाए। संवैधानिक मूल्य यानी जिस प्रकार इतिहास है, मतलब संविधान है, जिस प्रकार हम तो मानते हैं रामायण को दिखाया जाता है टीवी पर, उसी प्रकार संविधान के भी प्रोग्राम को टीवी पर दिखाना चाहिए, ताकि सभी लोग संविधान को जान सके और संविधान के बारे में समझ बन सके। कितने लोग तो जो मतलब काम करते हैं, कुकृत्य करते हैं, उनको संविधान के बारे में पता नहीं है, इसलिए कर देते हैं। अब कोई बच्चा सुन लिया मुझे बोलने की आज़ादी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, और उसके आगे वह सुना ही नहीं कि बोलने पर जहाँ दूसरों की आज़ादी को ठेस पहुँचेगा वहीं मेरी आज़ादी खत्म हो गई। तो संविधान की समझ सबके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद नवाचार को प्रोत्साहन देना चाहिए। नवाचार प्रोत्साहन मतलब जैसे इस समय डिजिटल ज़माना आया है, तो डिजिटल ज़माना के रूप में उस बच्चे को रखना है, ना कि अभी पुराने रूप में रखना है। अगर देखोगे तो जो आस पड़ोस के बच्चे हैं वे हम लोगों से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है नए युग में पैदा हुए हैं और नए युग के साथ जी रहे हैं, और मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई है जिसमें सभी जानकारी आपको मिल जाती है। एनईपी 2020 कहता है सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, यानी उनके अंदर कैसी भावना विकसित करना है एनईपी 2020 के तहत। तो सहानुभूति जैसा भावना करना है, सम्मान जैसी भावना, दूसरों के लिए सम्मान जैसा भाव उनको अंदर प्रकट हो। स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, यानी प्रजातांत्रिक भावना को नहीं बल्कि लोकतांत्रिक भावना को। सेवा की भावना, यानी बच्चों के अंदर ऐसी भावना भरी जाए कि सेवा की भावना बनी रहे। सार्वजनिक संपत्ति के लिए वैधानिक चिंतन, यानी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी हो कि सबके लिए अच्छा है, इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। सार्वजनिक संपत्ति की समझ होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति क्यों होती है उसके बारे में अच्छी तरह समझ होगी तो बच्चा खुद ही उस चीज़ को नहीं तोड़े फोड़ेगा। स्वतंत्रता को जानना चाहिए, जिम्मेदारी को समझना चाहिए, बहुलतावाद जैसा, समानता और न्याय, ये सब भावना जो है बच्चों के अंदर विकसित करने जैसी होनी चाहिए, एनईपी 2020 कहता है। एनईपी 2020 कहता है बहुभाषिकता और अध्ययन, यानी अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, यानी ऐसा ना हो कि बच्चा जो है एक ही भाषा को जानता हो। हालांकि भारत जो है यह क्या है, बहु भाषाओं का देश है, तो इसको कई सारी भाषा को पता होना चाहिए। जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, बच्चों के अंदर जो सहयोग, आपस में सहयोग कर से यानी कोलैबोरेट करके संवाद करना चाहिए। किसी भी से टॉपिक पर अपने दोस्त यारों के ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप से बच्चे बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, उस टॉपिक पर बच्चे आपस में क्या करें, संवाद करें। इससे आपस में भाईचारा, सामूहिक कार्य करने का और भी कई सारे पॉइंट उसको जो है सीखने में मदद मिलती है। सामूहिक कार्य और लचीलापन, पढ़ाई में कैसी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और बच्चों को सामूहिक कार्य करने में प्रोत्साहन भी देना चाहिए। एनईपी 2020 के लिए सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर, यानी बच्चों ने अब तक क्या सीखा है इसका बराबर जो है टेस्ट लेते रहना चाहिए, मतलब इसको जानते रहना चाहिए, डायग्नोस्ट करते रहना चाहिए कि निदानात्मक रूप से देखना जरूरी है कि बच्चों में प्रोग्रेस हो रहा कि उसी पर बच्चे अभी हैं। इसके बजाय कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा केंद्रों में रखकर शिक्षण हो। आज की कोचिंग संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है, यानी इसमें यही कहा गया कि जो असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, जो साल के अंत में परीक्षा होते हैं, इसको समाप्त करके फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी बीच बीच में मूल्यांकन करते रहना, इस चीज़ को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। एनईपी 2020 के तहत जो है सतत मूल्यांकन के तहत
फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी बीच बीच में जो है बच्चों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तकनीक के यथासंभव उपयोग पर जोर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने और शैक्षणिक नियोजन और प्रबंधन में। यहाँ पे जो एनईपी 2020 कहता है, जो नया तकनीक मतलब नई तकनीक आ रही है, श्रवणों के लिए कुछ आ रही है, मूक के लिए कुछ आ रही है, विकलांगों के लिए कुछ आ रही है, तो इन सभी पर जो यथासंभव उपयोग है उस पर जोर दिया जाए। और उसी चीज़ के माध्यम से, जैसे बच्चा अगर सुनने में कम है तो उसको टीएलएम का प्रयोग किया जाए, देखने में असुविधा है तो टीएलएम का प्रयोग किया जाए। टीएलएम क्या है, तो शिक्षा में उपयोग किए जाने वस्तुओं को टीएलएम कहते हैं। और भाषा संबंधी भाषाओं को दूर करने में बच्चों की मदद करनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा जैसे को सुलभ बनाने में, जैसे अगर कोई भी शिक्षा 2 तल्ले या 1 तल्ले के ऊपर दी जा रही है, तो जो विकलांग बच्चों के लिए जो है फर्स्ट फ्लोर पर ही इनकी व्यवस्था शिक्षा की करनी चाहिए, ताकि ये आसानी से आ जा सके। स्कूल शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों की शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, यानी सभी एक दूसरे से क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, एकीकृत हो, संबंधित हो। तालमेल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा से। आगे लिखा गया है एनईपी 2020, सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक समान, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। यानी इसमें शिक्षण शास्त्र या पाठ्यक्रम जो भी बनाना है, बच्चों के अनुरूप ही बनाना है और बच्चे से डिफरेंट नहीं बनाना है। का पता बच्चा छोटा सा है और उसके लिए का जो पाठ्यक्रम बहुत हाई फाई बन गया, तो उसके समझ में ही नहीं आएगा। आगे पॉइंट है, शैक्षिक निर्णयों के आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य के दायरे में रखना, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी छात्र शिक्षा पढ़ाने में सफलता हासिल कर सकें। अब इसमें देखो कि बच्चों को ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो सबके समझ में आए, जो आयु के अनुरूप हो। ऐसा शिक्षा नहीं होना चाहिए जो उनको समझ में ना आए और उनकी एज के लोग जो है जान ना पाए। आगे देखते हैं, इस नीति के आधार सिद्धांत यानी कि 2020 के आधार सिद्धांत क्या हैं, तो इसको देखते हैं। संरचनात्मक समझ पर जोर, यानी संरचनात्मक सोच को बढ़ाना है। संरचनात्मक सोच वो होता है जो किसी चीज़ को सोचने कई प्रकार से कर सकने, सोचने। हम लोग जैसे अगर घर से स्कूल जाना है तो पैदल आते हैं, वो सब और भी प्रकार से सोच ले, कैसे जल्दी जाना है, किस प्रकार से जा सकते हैं, कैसे मुड़े कैसे नहीं, ये सब जो है किसी चीज़ के बारे में अधिक से अधिक प्रकार से सोचना संरचनात्मक समझ कहलाता है और इस पर जोर देता है एनईपी 2020। रटंत्र प्रणाली को खत्म करना और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई को भी क्या करना, खत्म करना है। यानी बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है या फिर केवल रटंत्र प्रणाली को ही नहीं करना है कि पहले, हालांकि 1-2 क्लास में तो रटंत्र प्रणाली का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है एनईपी 2020 कहता है कि रटंत्र प्रणाली का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि सोच को बढ़ाना है, समझ को बढ़ाना है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन। बहुभाषिकता क्या होना चाहिए कि बच्चों को जो बहुभाषी होना चाहिए, कम से कम 2-3 लैंग्वेज बच्चों को जो है आनी चाहिए। विविधता को बढ़ावा, जैसे अगर देखोगे भारत एक दक्षिणी भारत अलग भाषा बोलती है, उत्तरी भारत अलग भाषा, मध्य भारत अलग भाषा, पूर्वी भारत अलग भाषा, तो सबका कल्चर और भाषा अलग अलग है। हालांकि ये सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। संविधान में ही कहा गया है कि
जो भाईचारे की बंधुता होनी चाहिए। तो इस देश को मेंटेन करने के लिए, इस रूप को मेंटेन करने के लिए बच्चों को बहुभाषिकता होनी चाहिए और एक दूसरे के विविधता को पहचानना चाहिए। तो एक दूसरे से जब इंटरकनेक्टेड रहेंगे तो हर चीज़ को जान सकेंगे। बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। एनईपी 2020 यह भी बताया कि जो बहुभाषी होते हैं उनके संज्ञानात्मक लाभ, उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, इसमें बातें कही गई है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बातें की गई है। यानी बच्चों की जो है समझ को बार बार मूल्यांकन करना चाहिए कि बच्चे में कितना विकास हुआ है या कहाँ से गड़बड़ी है। और इसके अंत में परीक्षा, साल के अंत में परीक्षा वाली केंद्र को खत्म करके बीच बीच में ही मूल्यांकन करने की बात एनईपी करती है। आगे छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवोल्यूशन परख नामक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक नाम बहुत सुनने में आया है परख, जो केवीएस में भी कई बार पूछा गया, और एक होता है एनएसी, नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल असेसमेंट सेंटर के तहत परख की स्थापना की जाएगी, जो एनईपी कहता है, जिससे छात्रों का प्रोग्रेस कार्ड दिया जा सके। प्रोग्रेस कार्ड क्या है? तो आपके 360 डिग्री का मूल्यांकन पूरा करता है। फिजिकल, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक और जितनी भी सारी क्वालिटी है सभी का मूल्यांकन करके क्या दिया जाता है? प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 तक, उसके आगे घर की भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, या मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अब की बार प्रश्न पूछा गया था सीटेट में कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को, एक पॉइंट याद रखना। और अब की बार प्रश्न पूछा गया था कि मातृभाषा जो है ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 343 से 351 तक है भाषा से संबंधित आर्टिकल। तो इस आर्टिकल को भी ध्यान रखना। इसमें बातें, और एक प्रश्न अब की बार सीटेट में पूछा गया था कि मातृभाषा के जो है जनक कौन है? तो जो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। और मातृभाषा दिवस कहेगा तो 21 फरवरी। ये दोनों क्वेश्चन अब की बार सीटेट में पूछे गए थे। और कम से कम किस क्लास तक मातृभाषा अनिवार्य होनी चाहिए? तो 1 से 5 तक अनिवार्य होनी चाहिए। हालांकि ऊपर भी मातृभाषा को किया जा सकता है। मातृभाषा या स्थानीय भाषा, इसने जो एनईपी 2020 के तहत कहा गया कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का जो है उपयोग होना चाहिए। अगर क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो 6 है। यानी अगर बच्चा कक्षा 6 में गया तो कम से कम एक शास्त्रीय भाषा जो है उसको अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्रीय भाषा कितनी होती है? तो 6 है। कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। ये सभी भाषा कौन सी भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा है। यानी बच्चा अगर कक्षा 6 में गया तो शास्त्रीय भाषा में से जो है शास्त्रीय भाषा में से एक भाषा लेना अनिवार्य है। आगे देखते हैं माध्यमिक स्तर, इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा जैसे कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन यानी कि 2020 के तहत जो विदेशी भाषा, इनमें से किसी एक भाषा का भी क्या करना है? अध्ययन करना है। इन भाषा का नाम भी कर लीजिए, क्योंकि इन भाषा से पूछ लेगा कि भाषा कौन कौन सी है, तो उसमें चाइनीज़ भी दे देगी, तो चाइनीज़ है नहीं। कौन कौन की है? कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन।
आगे देखते हैं। एनईपी 2020 की यह बताता है कि सीखना कि कैसे सीखना है, इस हिसाब से पढ़ाना है, ना कि रटन प्रणाली पर। मानकीकरण से लचीलापन, यानी स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी किसी चीज़ को आपको रटवाना नहीं है, बल्कि उसको समझ से समझाना है। किसी चीज़ को बच्चा समझ नहीं पा रहा तो उसको अच्छे से प्रेम से समझाइए, ना कि ज़बरदस्ती करके। आगे, पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। एनईपी 2020 कहता है कि जो सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, इसको सीमित किया जाए, और बच्चों पर बोझ बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उस बोझ को भी क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि बच्चे की जो है विकास, फिजिकल विकास भी हो सके। अगर स्कूलों में देखोगे तो बच्चे बहुत बड़े बड़े बैग लेकर जाते हैं, जिससे समझो उनकी विकास जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब बचपन से ही इतना लोड पीठ पर दे दिया जाता है कि वो बिल्कुल परेशान हो जाता है और ढोके ले जाता है, ढोके ले आता है, जिससे उसका फिजिकल विकास नहीं हो पाता। इसीलिए एनईपी 2020 कहता है कि विषय वस्तु को कम किया जाए और बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हालांकि बुनियादी शिक्षा के जो प्रवर्तक पूछेगा तो महात्मा गांधी ही हैं। और एनईपी 2020 कहता कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाए, खोज आधारित हो, चर्चा आधारित शिक्षा होनी चाहिए, विश्लेषण आधारित होनी चाहिए। ये सभी जो है ऐसे ही अधिगम होना चाहिए। विश्लेषण मतलब कोई टॉपिक दे दिया जाए, उस पर बच्चा सोचे, विचारे और अपने हिसाब से कुछ उसका चीज़ें निकाल कर ले आए। खोज आधारित यानी उस बच्चों को कोई चीज़ खोजने के लिए दे दिया जाए, अगर बच्चा खोज के उसका आंसर या हर चीज़ ले आएगा तो उसके बारे में वह कुछ ना कुछ सीखेगा। आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक मतलब केवल बुरा ही चीज़ नहीं है, जबकि उसके अच्छाई के बारे में भी अच्छाई को खोजना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के स्कूल के क्यूरिकुलम यानी पाठ्यक्रम में कमी किया जाए। पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए, और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने पर जोर देना चाहिए। बच्चों को रटवाना नहीं है, जबकि समझ के अनुसार उसको बच्चों को करना है, सिखाना है। मेरी एक मैम हुआ करती थी, वे बहुत मस्त से कहानी सुना करके हर चीज़ को सिखाती थी। बचपन का दौर ही कुछ और था, अब क्या करोगे, टेंशन का दौर है। बचपन का कुछ दौर ही अलग था, अब क्या है, अब टेंशन का दौर है। इसीलिए एनईपी 2020 क्या कहती है कि बच्चों को जो है रटन प्रणाली को ना दे करके समझ पर देना चाहिए। साथ साथ स्कूल की नेशनल बुक में भी बदलाव होने चाहिए। एनईपी 2020 कहता है हल्का लेकिन कड़ा विनिमय, लाइट बट टाइट रेगुलेशन, यानी जो है यह बस्ते की कमी के बारे में करता है और शिक्षा अच्छी से अच्छी प्रदान हो। परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना। एनईपी 2020 कहता है कि परामर्श यानी बच्चों को कुछ पूछना हो तो उसके लिए एक जो है राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करनी चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, विजन ऑफ एनईपी 2020 यानी एनईपी 2020 के दृष्टिकोण, एक शिक्षा प्रणाली जो सभी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान की गहरी भावना को विकसित करता हो, अपने देश के साथ संबंध, एक बदलती दुनिया में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने जैसी जो है बातें हों। ये एनईपी 2020 का दृष्टिकोण है। अब जो स्कूल है वह कैसे कैसे शिक्षा दी जाती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखोगे पहले जो शिक्षा दी जाती थी 10+2 पर दी जाती थी, जो कि 6 से 18 तक, यहाँ पे 6 से 18 तक के वर्ष तक के बालकों को यह शिक्षा दी जाती थी। हालांकि इस समय क्या है, तो अब
बच्चा 3 साल में ही स्कूल में आ जाएगा। पहले बच्चा कितने साल में जाता था? 6 साल में, और 6 साल से 18 साल तक बच्चा रहता था। हालांकि अब 3 साल से जाएगा और 18 तक ही रहेगा। पहले 10+2 पर बातें थी, किस पर? 10+2 पर थी। अब 5, एक क्रम याद रखना, 5+3, 5+3+3+4। अब इस चीज़ को हम समझ लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर कहेगा वर्तमान शिक्षा नीति क्या है, तो 5+3+3+4। 5 में क्या है, तो बच्चा 3 साल से ही स्कूल में आ जाएगा, और 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी, जिसे प्री स्कूल या बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, इसमें बच्चा पढ़ेगा। इसमें बच्चा चाहे जो भी मन करेगा वो ड्रेस पढ़ के आ जाएगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। जो मन करेगा मिट्टी में खेलेगा, जो मन करेगा तोड़ेगा फोड़ेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं। नो एग्ज़ाम, कुछ भी इसमें नहीं होता। बस इसमें बच्चा आएगा और एंजॉय अपना करके घर को चला जाएगा। इसमें बच्चा इसलिए ऐसा किया गया है ताकि बच्चा स्कूल से लगाव हो सके। आगे की जो 2 साल है, यानी फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, यानी इसमें बच्चा जो है कितनी उम्र का हो जाएगा? 8 साल का। 3 से आया तो 3, 4, 5, 6, 3 साल बाल वाटिका में रहेगा, और 2 साल फर्स्ट और सेकंड क्लास में जाएगा। इसको इतने में उसको पता ही नहीं चलेगा कब वो फर्स्ट और सेकंड क्लास में चला गया है। हर एक पॉइंट को यहाँ नोट कर लेना। और इस स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। यानी जो 5 है ये फाउंडेशनल स्टेज है, और इसमें बच्चा जो है 3 साल पे बच्चा स्कूल आ जाएगा, और 3 से 6 साल तक बच्चा आंगनवाड़ी यानी बाल वाटिका में रहेगा, और 6 के बाद 8 साल तक बच्चा फर्स्ट और सेकंड क्लास में चला जाएगा। उसके बाद आता है प्रीपेटरी स्टेज। कौन सी? प्रीपेटरी स्टेज। इसमें बच्चा 3 साल रहता है। कितनी साल? 3 साल। 8 के बाद 9, 10, 11, यानी 3, 3, 4 और 5, यानी बच्चा जो है प्रीपेटरी स्टेज में 11 साल तक 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। उसके बाद आता है मिडिल। क्या आता है? मिडिल, जो 3 है। ये भी कितना है? तो 3 है। 5+3 3 है ना, तो इसमें भी 3, और इसमें बच्चा जो है 6, 7, 8, कितने में? 6, 7, 8, और इसमें बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? 11 से 14 साल। यानी बच्चा जब 8वीं क्लास में जाएगा तो 14 साल का हो जाएगा, और इस एज जो है स्टेज को मिडिल स्टेज कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में जाएगा। 4 जो है 5+3 3 4 है ना, तो अगला जो स्टेज लास्ट वाला है 4 में, इसमें बच्चा 14 से 18 साल तक रहेगा। यानी बच्चा 14 से 18 साल तक किस में रहेगा? सेकेंडरी स्टेज में आता है, और इसमें बच्चा 4 साल रहेगा, और 9, 10, 11 और 12 तक इसमें पढ़ेगा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि नई नीति 2020 के तहत कौन सी पद्धति लागू है? तो 5+3+3+4। पहले कौन सी थी? तो 10+2 थी। और जो अब बांटी गई है शिक्षा नई नीति 2020 के तहत, पहली फाउंडेशनल स्टेज होती है जो शुरू के 5 साल, उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज जो शुरू के 5 साल के बाद, यानी 8 से 11 साल तक, और 11 से 14 साल तक मिडिल स्टेज में होता है, और 14 से 18 साल तक बच्चा सेकेंडरी में होता है। पहले बच्चा कितनी उम्र में आता था? तो 6 साल में आता है। अब कितनी साल में बच्चा स्कूल आ जाएगा? तो 3 साल से ही बच्चा स्कूल आ जाएगा। ये जो 3 साल है इसको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका कहते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है।
अब यहाँ पे ECCE यानी 8 साल, इसको 5 साल यानी बाल वाटिका या आंगनबाड़ी और प्रीपेट्री, इन सारे चीज़ों को हम समझा दिए। और इसमें कितने घंटे पढ़ाए जाएंगे तो 4 घंटे, और टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना रहेगा तो 20:1 रहेगा इस यानी फाउंडेशनल स्टेज में। और उसके बाद ECCE ये सारे चीज़ हमने बता दिए। हाँ, यहाँ तो थोड़ा सा और बढ़िया से दिख रहा है, तो यहाँ से वही चीज़ें, पहला फाउंडेशनल 5 साल, प्रीपेट्री 3 साल, मिडिल 3 साल और सेकेंडरी 4 साल। जो बच्चा शुरू में 5 साल रहता है यही है, इसको फाउंडेशनल को कितने भी पार्ट में बांटा गया है, 2, एक बाल वाटिका और एक जो है क्लास और फर्स्ट जिसको प्रीपेट्री जो है, उसके बाद प्रीपेट्री 3 से 5। अब ये जो शुरू के तो इसमें एग्ज़ाम वगैरह नहीं होते हैं। तो आज का सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।